Hello and welcome to Adarsh GS Lab. In the last video, we discussed about the origin of the earth through the various theories propounded by various scientists. Here, right now in this video, we are going to talk about the evolution of the earth, how earth evolved when it was originated. आज हमारी अर्थ जैसे दिखाई देती है क्या ऐसे ही पहले भी थी जब ये ओरिजिन हुई थी या इसमें क्या चेंज हुआ है और कैसा चेंज होता चला जा रहा है। तो मोस्टली हम इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बुक में दिया गया है चैप्टर नंबर 2 में क्लास 11th की एनसीईआरटी में। और इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि उस बुक में दिया गया है, क्योंकि हम ये एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं। सो वी आर नॉट going into the details of it like the UPSC level. We will keep our level very uh, finite up to the NCERT level, so that for those students, for those aspirants who are just entering into this field, they can also understand it. So now let's start it. So in this we are started from the star formation, यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो स्टार है ये कैसे बना। तो जैसे यदि हम देखेंगे कि जो स्टार की जो साइज है, क्योंकि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसमें ढेर सारे स्टार हैं और सभी स्टार की जो डेंसिटी है वो अलग है, उनकी जो साइज है वो अलग है, उनका जो मास है वो अलग है। और मास को अलग होने की वजह से जो उनका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है सभी का वो अलग अलग, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से जो बड़ा स्टार होता है वो छोटे स्टार को अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरह से उस बड़े स्टार से जो और बड़ा स्टार होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से पूरा मिला करके हमारा क्या बनता है, तो गैलेक्सी। और ड्यू टू दीज मूवमेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट सीम्स दैट गैलेक्सी इज मूविंग। कि जो हमारी गैलेक्सी है वो मूव कर रही है। वो कैसे मूव कर रही है, तो इसी फोर्स के बेस पर वो मूव कर रही है। अब जैसे कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, क्या उसकी सरकमफ्रेंस है, क्या उसका डायमीटर है, क्या उसका रेडियस है, इसको किसमें मेजर किया जाता है, तो इसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। कीप रिमेंबर कि जो ये यूनिट है लाइट ईयर्स की, ये डिस्टेंस की यूनिट है, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइट ईयर्स, क्योंकि जो लाइट है वह 1 आवर में कितना ट्रैवल करती है, या यूं कहें कि वो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करती है। यानी कि लाइट की जो स्पीड है, यानी कि इट मीन्स दैट कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3 लाख पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट है, जो लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। ठीक उसी तरह से लाइट ईयर है कि जो लाइट है वो 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 साल की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड में वो ट्रैवल कर रही है 3 लाख, तो उसी तरह से 1 साल में कितना वो ट्रैवल करेगी, इसके बेस पे कितना ट्रैवल करती है जो मेजरमेंट आता है उससे हम क्या नापते हैं, तो गैलेक्सी के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज यू हैव टू टेल मी दैट कि जो लाइट है वो 1 साल में कितना ट्रैवल करेगी। यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू व्हाट, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम गिविंग यू दिस इज एन होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क। एंड अप्रोक्सीमेटली जो गैलेक्सी एग्जिस्ट कर रही है यदि उसको हम देखेंगे तो जो उसकी जो उसकी क्या रेडियस होती है वो नियरली अबाउट 8000, यानी कि 8000 से लेकर के वो 150,000 लाइट ईयर्स तक ये होती है। अब जैसे जो गैलेक्सी है वो स्टार्ट कैसे होती है, वो एक्यूम्यूलेशन, यानी कि जो भी हाइड्रोजन गैस के एक्यूम्यूलेशन से वो स्टार्ट होती है और ये लार्ज क्लाउड बनाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, तो नेबुला बोलते हैं। और ये जितने भी ये गैसेस होती हैं जो जितना डेंस होती चली जाती है, तो वो डेंस ऑफ द गैसेस की वजह से हमारा क्या बनता है, तो स्टार बनता है। और स्टार की जो एज है वो नियरली अबाउट है 6 बिलियन ईयर्स एगो स्टार बने थे। जैसे यदि हम अपनी अर्थ की बात करेंगे तो व्हेन आवर अर्थ
ओरिजिनेटेड, सो इट ओरिजिनेटेड बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले क्या बनी थी तो अर्थ, और 6 बिलियन साल पहले क्या बना था तो स्टार बना था। ठीक, स्टार के बाद हम देख लेते हैं कि प्लेनेट कैसे बना है। तो जस्ट वी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर दैट हाउ प्लैनेट्स originated, so in which there was the one particular theory of the Chamberlain, that is tidal, that is the planetesimal hypothesis of Chamberlain। तो जो थियरी यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो चैम्बरलिन की थियरी दिया गया है, यू कैन रीड इट आउट। नाउ कम टू द आवर सोलर सिस्टम। यदि हम अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं एज यू नो, और 63 क्या है तो मून्स हैं जिसको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं, और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं तो एस्ट्रॉइड आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रॉइड है। वाई एस्ट्रॉइड? क्योंकि जो भी प्लैनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड क्या है? यह रॉक का पूरा एक बेल्ट बनती है। तो मेनी टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एस्ट्रॉइड है ये किसके किसके बीच में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच में पाई जाती है। अब इंटरेस्टिंगली ये है कि जो ये मार्स, वीनस, अर्थ और मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये जो 4 प्लेनेट हैं इनको हम बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट्स, या इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। और ये जो 4 बच गए हैं जिसमें जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनको हम बोलते हैं गैस जायंट प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी ये जुपिटर लाइक होते हैं, ये मोस्टली ये गैस से बने हुए होते हैं, और ये जो मोस्टली है ये सॉलिड हैं, बिल्कुल ये सॉलिड है। अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये कब बने हैं तो ये 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बने हुए हैं। तो हमारा ये सोलर सिस्टम है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। 2 प्लैनेट्स हो गए, इसको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। तो यहाँ पर हमको ये देख लेना है कि दोनों प्लैनेट्स में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस ये है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ये क्लोज विसिनिटी अपने जो पेरेंट स्टार यानी कि जिस स्टार से बने, यानी कि जो सन की एक सबसे पास में होते हैं, और सन के सबसे पास में होने से क्या होते हैं कि ये बहुत ही गर्म होते हैं, और गर्म होने से इनका जो कंडेंसेशन, जो कंडेंस इनकी जो डेंसिटी है बहुत ही हाई होती है। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं ये सन से दूर होते हैं, और दूर होने के कारण एक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो सोलर विंड है वो बहुत ही इंटेंस होती है। कहाँ पे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के पास में। और इसके अलावा क्या है कि जो ये सोलर विंड होती है ये जोवियन प्लैनेट्स के पास तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं बहुत ही दूर हैं सन से। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द जोवियन प्लैनेट्स एज ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी बुक। नाउ कम टू दी मून। तो मून क्या है? ये इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत ही कॉमन फैक्ट ये है कि मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट ही है। अब ये मून बना कैसे? तो मून को बनने के लिए 2 थियरी आती है। एक सर जॉर्ज डार्विन ने थियरी दिया हुआ था 1838 में। तो 1838 में इन्होंने ये बताया कि अर्थ और मून पहले एक ही में थे, और ये अपने एक्सिस पे मूव करते थे, और मूव करने के कारण ही क्या हुआ कि वो इतना तेजी के साथ मूव किए, इतना तेजी के साथ मूव किए, जैसे कि कांट और लाप्लास ने बताया। उसी तरह से मूव करते करते इसमें से एक रिंग बाहर हो गई, जो प्लेनेट यानी कि जो एक रिंग बाहर हो गई प्लेनेट से, जिसको क्या बोला जाता है तो सैटेलाइट बोला जाता है। और जो उसमें एक तरह से जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ प्लेनेट में, उसी में पानी भरा, और वही हमारा बन गया पैसिफिक ओशन। सेकेंड जो थियरी आती है वो है जायंट इंपैक्ट एट द बिग स्प्लैट थियरी है। तो बिग स्प्लैट थियरी क्या है? क्वाइट इंटरेस्टिंग ये है कि एक बहुत बड़ी बॉडी थी जो मार्स का करीब करीब 1 से लेकर के वो 3 गुना तक थी। तो 1 से 3 गुना बहुत ही मार्स से बहुत बड़ी थी, और वो क्या हुई कि अर्थ से कोलाइड हो गई। जो जब अर्थ से कोलाइड हो गई, और ये बात तब की है जब अर्थ अभी न्यू न्यू बनी थी,
अब उससे क्या हुआ कि ये ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट क्या की, तो जो अर्थ है वो ब्लास्ट कर गई। अर्थ के ब्लास्ट होने से जो इसका एक बड़ा हिस्सा था, जो ब्लास्टेड पार्ट था, वही क्या हुआ कि अर्थ के अराउंड में आकर के वो घूमने लगा। और ये कब हुआ, तो ये 4.4 बिलियन साल पहले आकर के घूमने लगा और वो हमारा क्या बन गया, तो सैटेलाइट। तो यहाँ पर मून के लिए हम देखिए दो थियरी पढ़े, एक डार्विन की थियरी पढ़े और उसमें दूसरा हमने पढ़ा बिग स्प्लैट थियरी पढ़ा। इसके अलावा हम पढ़ लेते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ कैसे बना। तो अर्थ कैसे बना, जो चैम्बरलिन की जो थियरी हमने पढ़ा हुआ था, तो कि कैसे प्लैनेटेसिमल से निकले बाहर, उनका कंडेंसेशन हुआ, कैसे लेयर ऑफ द अर्थ बनी। यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन अंडरस्टैंड इट। एंड अब हम पढ़ लेते हैं कि जो लिथोस्फियर है, जो अपर मोस्ट लेयर है, जो क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे तक का जो पार्ट आता है जिसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं, ये कैसे बना। तो ये बना ऐसे कि जो प्राइमोर्डियल स्टेज था, जब हमारी अर्थ बिल्कुल नई नई बनी थी, तो उस टाइम पर अर्थ हमारी बहुत ही वोलेटाइल थी, स्टैग्नेंट नहीं थी, फिक्स नहीं था। सब कुछ बहुत तेजी के साथ वहाँ पे बदल रहा था। और बदलने के साथ में जो टेम्परेचर था वो कम हो रहा था, और टेम्परेचर कम होने से जो डेंसिटी थी वो भी कम हो रही थी। और डेंसिटी कम होने से, और चैम्बरलिन ने ये बताया था कि जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो मैटर था वो पर्टिकुलर सेंटर में आ गया, जो लोवेस्ट जो डेंसिटी का था वो बाहर की तरफ हो गया, बीच में जो कम डेंसिटी के थे वो बीच में आ गए। तो इस प्रकार से लिथोस्फियर बना। और लिथोस्फियर में जो मटेरियल थे वो कम डेंसिटी वाले थे। और जैसे ही लिथोस्फियर से हम अंदर की तरफ जाते हैं, उस अंदर की तरफ हम चले जाते हैं, वैसे वैसे कोर की तरफ जाते हैं, तो जो डेंसिटी है मटेरियल्स की वो बढ़ती चली जाती है, ठीक। और नाउ हेयर इज एटमॉस्फियर कैसे बना अर्थ पे, और हाइड्रोस्फियर कैसे बना, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो अर्थ की जो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे आपको पता होगा कि नाइट्रोजन नियरली अबाउट हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है, और ऑक्सीजन कितनी है, तो 21% है। इट मीन्स यदि दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे, द अमाउंट विल बी 99% अप्रॉक्स। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का जो 99% जो हिस्सा है वो केवल दो गैसों के पास है, नाइट्रोजन के पास है और ऑक्सीजन के पास है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेयर हमारा बना कैसे। तो एटमॉस्फेयर देखिए 3 स्टेज में बना हुआ है। पहले स्टेज में ये हुआ कि जो ये प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था ये खत्म हो गया, ये लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ कि सोलर विंड आई और उसको लॉस करके चली गई। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि जब हमारी अर्थ बन रही थी, जब ढेर सारे वैल्केनो आ रहे थे और अर्थक्वेक आ रहे थे, तो उस वैल्केनो के इरप्शंस में क्या हुआ कि ढेर सारे मैग्मा आए, ढेर सारे डीगैसिंग हुई, जिसमें से एयर है, गैस है, ऐश है, सब कुछ अर्थ के अंदर से सब बाहर आ गया। उससे हमारा एटमॉस्फेयर बना। और जब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर गई, तो लाइफ एग्जिस्ट करने के बाद से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आज का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है ये हमारा बन गया। जो अर्लियर एटमॉस्फेयर में यदि हम देखेंगे वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम था, और हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सोलर विंड आई वो हमारा ऑफ हो गया, जैसे कि अभी हमने ये बताया। अर्थ हमारी जैसे ये कूल होती चली गई, कूल होने के साथ में गैस है, वाटर वेपर है, ये सभी अर्थ के अंदर से रिलीज हो गया, जिसको हम डीगैसिंग बोलते हैं। और वॉल्केनिक इरप्शंस पहले भी होते थे, पहले ज्यादा हो रहे थे, अब धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। और जैसे अर्थ ये कूल हो गया, वाटर वेपर है रिलीज हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट या मैकेनिज्म है जो प्रोसेस है। उसके बाद में फिर बारिश हुई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आई, और ये रेन वाटर है, टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हो गया, कंडेंसेशन बढ़ा, इससे और ज़्यादा रेन हुई। और रेन होने की वजह से क्या हुआ कि जो भी डिप्रेशन था अर्थ के सरफेस पे, उस पर वाटर फिल हुआ, जिससे हमारा क्या बना, तो डिफरेंट ओशन बने, सी बने। और जैसे कि हमने बताया था कि जो उसका बिग पार्ट है जिससे हमारा मून बना हुआ है, जो बिग जो डार्विन ने बताया था, तो उसमें वो जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ था जिसको हम पैसिफिक डिप्रेशन बोलते हैं, जिसमें पानी भरा और हमारा क्या बन गया, तो पैसिफिक ओशन बन गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी class 11th, the origin and the evolution of the earth. So that's all for today. If this video helps you to understand the concept of this particular the chapter, then you can subscribe this channel so that you can get the more videos on the same NCERT series. Now thanks a lot for watching this video. Have a nice day.